अगर आप कोई पॉइंट ले रहे हो तो उस फिक्स पॉइंट से बॉडी के सेंटर की डिस्टेंस हटा दो चलिए यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट लिखो नॉन कंजर्वेटिव। थर्ड जो है हमारा फोर्स का टाइप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। थर्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नाम से ही समझ में आ गया होगा जो कंजर्वेटिव ना हो। कंजर्वेटिव ना हो मतलब कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो नॉन पाथ को डिपेंड करेगा। नॉन कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड करेगा, कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड, तो नॉन कंजर्वेटिव पाथ को डिपेंड करने वाला है। देखिए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव a force is said to be non-conservative. A force is said to be non-conservative if a force is said to be non-conservative if its work done depends on path followed between initial and final position. Depends on path followed between initial and final position. अब याद करो यहाँ पे पाथ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने पाथ चेंज किया या पाथ, जैसे यहाँ पर आपने एक लंबा रास्ता ये वाला लिया है, अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर आपका पाथ लेंथ बढ़ रहा है तो वर्क डन भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स। क्या है इसका एग्जांपल? तो क्या आपने वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था? मैंने वहां लिखवाया कि ताकि फ्रिक्शन फोर्स में क्या करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्या लेने का, डिस्टेंस लेने का। क्या लेने का? डिस्टेंस। याद आ रहा है? हमने वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था। तो इसके एग्जांपल्स में लिखो फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। तो फ्रिक्शनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस ये दोनों ही इसके एग्जांपल हैं। फिर देखिए अब यहाँ राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा क्या? नहीं। अगर आपने पाथ ट्रैवल किया डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो लिखो वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज नॉन जीरो। इन अ राउंड ट्रिप इज
non-zero. Work done due to conservative force in a round. Work done due to non-conservative force. Work done due to non-conservative force in round trip. In a round trip is non-zero. अभी यहाँ तक हो गया है। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में समझ लिया? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। वो सेंट्रल, ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं है। सेंट्रल, ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं होते। सेंट्रल फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं? कंजर्वेटिव। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव चलिए अब हाँ, रेजिस्टिव फोर्सेस जो है वो नॉन कंजर्वेटिव। जितने रेजिस्टिव फोर्स होते हैं, चाहे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोले, एयर रेजिस्टेंस बोले, वाटर का रेजिस्टेंस जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, ये सब के सब क्या है? हमारे नॉन कंजर्वेटिव। चलिए अभी बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी के ही टाइप्स की। तो लिखना है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और उसमें पहला टाइप है हमारे पास टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में पहला टाइप जो है वो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है हमारा वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से क्या समझ में आ रहा है? देखो फर्स्ट कैटेगरी इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से अब हम लोगों ने ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ लिया है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा। तो ये समझ में आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा किससे डिनोट करते हैं? यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। ये ग्रेविटेशन है तो यू से लिखते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल ही क्या है तुम्हारा? यू। अब ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा इसका mgh प्लस माइनस। प्लस माइनस से क्या समझ में आ रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये लाइन पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैन पॉजिटिव, negative and zero. Potential energy can positive, negative and zero. अब ये रही हमारी, मान लो रेफरेंस लाइन है हमारे पास, ये रहा ब्लॉक एम। इस पॉइंट पे बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि वो रेफरेंस लाइन पे ही बैठा हुआ है। एच जो है वो क्या है? ये हमेशा आप हाइट मेजर करते हो कहाँ से? फ्रॉम रेफरेंस लाइन। हाइट मेजर फ्रॉम रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन पहले हमें चूज करनी पड़ती है, और जब हम उस रेफरेंस लाइन को चूज करेंगे तो हम हमेशा उसी से हाइट मेजर करेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ तक h1 हाइट पे गए, कितने हाइट पे गए? h1 हाइट पे गए। इस पोजीशन पे यहाँ मान लेते हैं, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U1 इक्वल टू mgh1।
तो हमेशा याद रखिए, रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। रेफरेंस लाइन से मान लीजिए मैं H2 हाइट नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव में। कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव। तो हम लोगों को क्या समझ में आया, जब रेफरेंस लाइन के ऊपर जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव होगी जब बॉडी क्या है, अबाउट द रेफरेंस लाइन। नेगेटिव होगी जब बॉडी क्या है, बिलो द रेफरेंस लाइन। बॉडी क्या है, बिलो द रेफरेंस लाइन। हो गया ये लिख के, लिखने जा रहे हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, दिल के करीब बात, और ये हमें आनी चाहिए। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना, हम लोगों ने वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में भी सुना है। तो अब हम लिखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन, हम क्या लिखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन वर्क डन ड्यू टू gravitational force and potential energy, work done due to gravitational force and potential energy। इसके बीच का रिलेशन लिखना है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन लिखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन हम लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक मिनट समझ लो पहले। ये रही हमारी रेफरेंस लाइन, अगर बॉडी रेफरेंस लाइन के ऊपर है, बॉडी कहाँ है, रेफरेंस लाइन के ऊपर, ये कौन सा पोजीशन हुआ आपका, इनिशियल पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है वो कितनी है, h। लिखो अर्नव, प्रेजेंट, आद्या और आदित्य।
दोनों भव्य दीपांजना रियान absent दीपांजना पलक हर्ष नितांश अरे बोलो यार फटाफट ईशान जैना यश ध्यान रिया रुशिल रुद्री सहज संयम शनाया शुभ श्यामल सिद्धराज नीत स्वयं कनिष्का तेज वीर यजुवेश यश यशवी युग रावत कहाँ तक क्यों नहीं दिया अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है, उनके बीच में यह साइड दिया है। अब हमारे को सबसे पहले यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है हमें? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें बताइए बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? ऊपर जा रही है। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वर्क डन पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में? नेगेटिव में। बॉडी ऊपर जाती है तो वर्क डन कितना आएगा? बॉडी नीचे जाती है तो वर्क डन आप लोगों ने, है ना? और नहीं भी याद है तो फिर ध्यान रखो, mg कितना लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना 180 आएगा, नेगेटिव। समझा? अब यहाँ पर चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है हमें? चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल माइनस ये वर्क डन है। अब ये वर्क डन है, क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखा है? नशे में नहीं रहना। अब यहाँ आएगा, यहाँ इसलिए प्रॉब्लम यही है, आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। आपको सब मजाक लग रहा है, हर टीचर यहाँ आके डांट रहा है, हर टीचर ये समझा रहा है, लेकिन आप लोगों को एक चीज समझ ही नहीं आ रही कि जब पढ़ा रहे हैं हम यहाँ 3 लाख रुपए फीस देके बैठे हैं, कोई 1% का भी आइडिया नहीं है कि हम यहाँ फीस लोग कोचिंग में आने के बाद से सिंसियर एटलीस्ट जब पढ़ रहे होते तो बहुत अच्छे से सुनते। आप वो अटेंडेंस ले रहे तो भी आप इतने देर तक उनको भी आके बोलना पड़ता है कि भाई अभी चुप रहो, हमको अटेंडेंस ले लो। मतलब आपका ध्यान यहाँ लिखने में कम है, पढ़ने में ध्यान कम है, सिर्फ बात करने में। तो ये, और इस बार हम लोगों ने हमने सबने ये हर साल हम ये इस बार के हमें आपसे पहले वाले बच्चे अच्छे लगने लगे। द रीजन कि वो एटलीस्ट उनको उनमें ये समझ तो थी, तो हम कोचिंग में आते हैं तो टीचर को बार बार चुप रहो, ध्यान दो, ये नहीं वर्ड यूज करना पड़ता। भले बच्चा कितना भी मस्ती खो लो, लेकिन उसको पता है कि यार इस प्लेस पे मैं सिर्फ पढ़ने के पैसे दे रहा हूँ,
सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के पैसे। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवाया है क्योंकि यहाँ से मुझे ना कोई डिग्री मिलेगी ना कुछ। ये बुद्धि आप लोगों में डेवलप ही नहीं हो रही है, मतलब ये शॉकिंग है। मेरे साथ में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, वो भी बहुत बदमाश थे, हम भी बदमाश थे, लेकिन हम लोग जब अगर कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग जा ही नहीं। अगर कोचिंग जा रहे हैं ना तो वहाँ तो हमें पता है कि यहाँ हमने स्कूल के अलावा अपने कॉलेज के अलावा एक्स्ट्रा पैसे दिए और शायद उनसे 10 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे दिए। वो कब बुद्धि डेवलप होगी? इसलिए बहुत सारी चीजें समझ से बाहर जाए, इसीलिए बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। हम विजुअलाइज नहीं कर रहे। वो सेमिनार हम सोचो आपके लिए क्लास वालों ने इतना खर्चा करके, आपको पता प्रबोधन के ठाकरे को ऐसे तो मिलता नहीं है नॉर्मली, तो मिल जाता है इतना खर्चा आपको आपके लिए कि आपको वो चीजें आपको वो रियलाइजेशन हो। इतने सेमिनार हमने इस साल से पहले नहीं करवाए थे। हम लोगों में बार बार 2-2, 3-3 महीने में ये करवाया जा रहा है और ये हर बार एक सेम ही चीज बोली जा रही है, वो है कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, यही बोला जा रहा है। हम लोग भी बोलते हैं, प्रतीक सर भी बोलते हैं, पक्की सर भी बोलते हैं, कपिल सर भी बोलते हैं, या प्रिय सर भी बोलते हैं, हर टीचर भी एक ही बात बोलते हैं। और सेमिनार में आप गए वहां पर भी उन्होंने भी एक ही बात बोली, वो है फोकस और कॉन्सेंट्रेशन। और वो खतरनाक। और इस क्लास में तो मैक्सिमम बच्चों का इलाज, उनको बुद्धि नहीं है, वो समझ ही नहीं आ रहा है। अभी इससे पहले मैंने बोला वो टफ क्वेश्चन है, तब भी ध्यान नहीं, तब भी बात कर। 2 मिनट हम बाहर जाते तब भी बात कर, बोर्ड से कॉपी कर रहे तब भी बात कर रहे। मतलब आप बिल्कुल, तो मैं ये समझो कि 17 साल 16 साल के बच्चे में इतनी बुद्धि आ जाती है कि शायद मैं यार यहाँ आराम से अच्छे से ध्यान से सुन लूंगा, तो मुझे घर पे थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा काम 3 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद में चाहे मुझे फोन चलाना है, चाहे मुझे खेलने जाना है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर अगर मैं जो चीज 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, अगर मैं वो 2 घंटे में पढ़ लूँ, वो चीजें मैं 2 घंटे में समझ में आ जाए, तो मैं क्यों ना ऐसा काम करूँ? तो वो आप डेवलप ही नहीं। वो मतलब मैं खुद अगर मैं 16-17 साल में था, इतना समझ में आने लग जाता, सब बहुत कुछ समझ में आता, सब कुछ समझ में आ जाता है 16-17 साल की उम्र में बच्चे को कि हाँ यार ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत, ये करने से मुझे ऐसा। मतलब वो भी नहीं है कि छोटे बच्चे को तो फिर भी समझाना पड़ता है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। आपके लिए तो मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं, आई थिंक वो भी समझ में आता है कि मुझे कितना टाइम लगता है पढ़ने में। वो लाओ बेटा, टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, नवंबर आ गया है और अगले नवंबर में तो इस पॉइंट पे तो आप 1 साल बाद में आपका क्रैश कोर्स चालू हो जाओ। पर ऐसा ना हो उस 1 साल, अभी 1-2 साल बाकी है और आप 1 साल में ऐसे नहीं आराम से चलेगा। ऐसा पोर्शन भी ऐसा हो गया, नहीं हुआ है। आप देखो, आप काउंट करो, ऑलमोस्ट हमारा बहुत पोर्शन बाकी बच्चन। और आपको क्या लग रहा है कि वो पोर्शन नवंबर तक कैसे होगा? आप ही जिस स्पीड में चल रहे हैं 2x स्पीड हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम ये मान के चलेंगे बहुत सारी चीजें आती है, जहाँ लेक्चर 4-5 जैसे मन होंगे वैसे लेक्चर लिए जाएंगे और पोर्शन भी, क्योंकि पोर्शन कराना है इम्पोर्टेंट है। तो अब तो ना आपका बेसिक तो हमारे हिसाब से तो हमने इतना स्लो करा है। वर्क पावर एनर्जी मैंने अपने इतिहास में इतना स्लो कभी नहीं करा, इतने केसेस, इतनी टाइप मैंने नहीं लिखवाए। द रीजन वो एक ही फॉर्मूला, उसमें ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाता है कि वो हो गए, क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार, पर फिर भी लिखवाए, उसके बावजूद आप इतना स्लो चलते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि हम टीचर को टाइम देंगे, थोड़ा फटाफट लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, तो वो 2 कॉन्सेप्ट या 2 न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा करवा के जाएगा। पर आपको तो करना ही नहीं। हम ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप हमसे कम पढ़ना चाहते हैं, जबकि हमारा नुकसान ही नहीं, हमारा तो फायदे ही फायदे। सोचो पूरे दिन में इंटेंस पढ़ाऊं एकदम दिन रात, तो शायद मेरी हेल्थ पे ज्यादा आएगा, या मैं एक पॉइंट के बाद मैं बोर हो जाऊंगा। लेकिन आप हमारे एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि यार इन सर को बेचारों को बोर नहीं करना है लाइफ में, उनको टीचिंग उनको अच्छी लगनी चाहिए कि हाँ ऐसे बच्चे पढ़ते रहें जहाँ पढ़ाना 1.5 घंटा और वो 45 मिनट बच्चे मस्ती करवाएंगे आराम से, कभी ये हरकत करेंगे, कभी सर के ऊपर ये करेंगे, कभी ये करेंगे। वेरी बैड। रौनक सर को बहुत बुरा लगा है और उसके बाद हम सबको बहुत बुरा लगा है। आप लोग को ये समझ में नहीं आता ये चीजें क्या है। आप अभी वो हमेशा याद रखो, आपके बारे में आपके पेरेंट्स के बाद में सेकंड नंबर पे जो सोचता है ना वो आपके टीचर्स। कभी कभार हम आपके पेरेंट्स से भी ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, और आप उनको ये रिस्पेक्ट दे। सोचा आपका कोई छोटा भाई होगा या फिर आपके जो है आप, तब आपको वो इस तरह से ट्रीट करे तो आपको कैसा लगेगा?
सोचो आप एक बार, आपका छोटा भाई आपको पब्लिकली अगर हैरेस करे तो आपको कैसा लगेगा, अभी बता। छोटा भाई बहन आपको पब्लिकली उसके दोस्तों के सामने आपको सिर्फ कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तो आपको कैसा लगेगा? सोचो कि आपको, हम सिर्फ यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सभी, हमारा काम तो पढ़ाने का, हम कभी कभार आपको ऐसे फालतू की बातें भी बताएंगे, हम आपको बहुत सारे गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमने सीख दिया हमको पढ़ाने का, तो वो हमारा काम तो बहुत लिमिटेड है। यहाँ से बोर्ड यहाँ से खत्म हो गया, हम सिर्फ पढ़ा के चले जाएंगे, हमारा अगर हम उस पे आ गए और हम आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन आप बदले में क्या देते हो? आपको सोचो क्या देते हो, कभी जाके सोचो और अपने अपने को उस प्लेस में लाके रखो कि यार हमारे प्लेस में अगर हम वहाँ होंगे और हमारे को इस तरह से, आपको अभी हम ऐसा ये इतने सारे बैठे हो उसमें हम खड़ा करके किसी को डांट देते हैं, उसमें उसको बुरा लगता है, अरे मेरे ईगो पे मुझे कैसे डांट दिया, मतलब क्या? और आपकी आपसे कम 13, 14, 15 साल बड़े इंसान के साथ में आप किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हो आपको दिख रहा है? आपसे 2 साल छोटा आपका भाई आपको ऐसा कुछ करेगा ना तो आपको बुरा लगे, मेरे को ऐसा कैसे किया। तो चीजें लाओ, बहुत जरूरत है। 4 महीने से आपको ये चीज समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, थोड़ा सिंसियरिटी लाओ पढ़ाई के लिए। हमारा और आपका एटलीस्ट पढ़ाई वाला तो रिलेशन बरोबर है कि हम शिद्दत से पढ़े, बाकी पर्सनल लाइफ में आपको जो करना है वो करो, जैसा करना है वो करो, लेकिन एटलीस्ट अपने बारे में ये सोचो। और नहीं पढ़ने का मन है ना तो शांत रहो। अगर आपको आपका, क्योंकि इस क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे भी है जिनको पढ़ने का बहुत मन है, 2-4 बच्चे हैं जिनको चाहते हैं वो पढ़ना, तो एटलीस्ट हम उनका लॉस तो ना करें। वो लाओ, मस्ती बहुत करते हैं हम लोग, हम स्टाफ रूम में बैठते हैं, हम भी मस्ती मजाक करते रहते हैं, हम भी एक दूसरे के साथ टीज करते हैं, लेकिन एक दायरा है। जैसे हम क्लासरूम में आते तो हम हमारा काम कर रहे हो, तो वो एक है। जब आप ब्रेक में हो, आप अपने दोस्तों के साथ हो, बाहर हो या जो, वहाँ आपको मस्ती मजाक करो ना, कौन मना करता है। लेकिन क्लास में जब पढ़ रहे हो तो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी मत करो। ये चीज लाओ। टाइम बहुत फास्ट जाने वाला है, आपको समझ ही नहीं रहा, बहुत फास्ट टाइम जाने वाला है। पता ही नहीं कब नवंबर आ जाएगा और ऐसा लगेगा कि अरे यार वो पहले चैप्टर पढ़ा है मुझे कुछ याद ही नहीं, चलो स्किप कर देते हैं। अब सोचो आपने पढ़े और आप स्किप कर रहे हैं तो कितना हम बेवकूफ है। तो वो चीजें लाओ। चलिए, डेल्टा यू इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल हो गया यहाँ पे। अब फाइनल पॉइंट ये रहा हमारा। अब ये फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो mgh। क्यों लिया पॉजिटिव, क्योंकि रेफरेंस लाइन से हमको ऊपर है, और इनिशियल पॉइंट कहाँ है, रेफरेंस लाइन पे है, तो 0 हो गया तो mg। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है? हाँ, तो अभी आप अगर इन दोनों को एक साथ कंक्लूड करते हो तो आपको एक चीज समझ में आ गया है कि जो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स है, from equation 1 and 2, you can say that work done due to gravitation force जो है is equal to negative of change in potential energy। ठीक है, अब ये जो change in potential energy है वो भी कौन सी है? gravitation potential energy, change in gravitation potential energy। अब यहाँ से एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट कंक्लूड हो रहा है। यहाँ एनर्जी वर्क स्केलर क्वांटिटी, इनमें मैग्नीट्यूड व एम्पलीट्यूड बोलने की कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ नेगेटिव साइन किसको दिखाता है? वैल्यू 0 से कम। अब नेगेटिव ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर मैं इलास्टिक फोर्स लेता हूँ तो यहाँ क्या आएगा? चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेता हूँ तो यहाँ क्या आएगा? चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ से क्या मैं इस तरह से कंक्लूड कर पाऊंगा, इन जनरल वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स is equal to negative of change in potential energy।
ये हमारे को एक रिलेशन मिल गया, ये ध्यान में रखना है कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फटाफट, नेक्स्ट लिखना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Second is elastic potential energy. Second is elastic potential energy. ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको हम समझते हैं। अब देखिए, हमें अगेन यहाँ पे हम वो लगाते हैं रिलेशन। अगर हम लेते हैं वर्क, ये वर्क डन ले रहे हैं, ये किसकी वजह से, ड्यू टू इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक फोर्स की वजह से लेंगे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी कौन सी आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स किया था तो क्या आया था, नेगेटिव ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक फोर्स होंगे तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे बताइए इलास्टिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है। इलास्टिक फोर्स मतलब स्प्रिंग फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और बाहर जो है वो नेगेटिव साइन लगा हुआ है। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद है। और ये हम लोगों ने जो है प्रूव कराया था, ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। x2 इसमें क्या था बताओ, फाइनल एक्सटेंशन बोलो या फिर कंप्रेशन बोलो, दोनों ही है ना। फाइनल एक्सटेंशन और कंप्रेशन। फ्रॉम मेजर कहाँ से किया है, मेजर कहाँ से किया है, एनएलपी से। एनएलपी पता है मतलब, बहुत बढ़िया। x1 क्या है, क्लियर। अगर हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करो, देखो अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हो तो क्या आने वाला है, फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 half of 1/2 के x2 का स्क्वायर माइनस
x1 का स्क्वायर is equal to negative of change in potential energy. नेगेटिव से नेगेटिव क्लियर। अब ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसको भी हम क्या बोल देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। अगर हम बोले इफ इनिशियल एक्सटेंशन जो है वो क्या है आपका 0, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी 0। अगर फाइनल एक्सटेंशन x है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी 0। तो वैल्यू पुट करो, u इक्वल टू हाफ के स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है किसका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। किसका आ गया है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, स्ट्रेन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम, स्ट्रेन एनर्जी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। तीसरा नाम क्या है, हम उसको चाहे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। और x का k मतलब तो क्या है यहाँ, फोर्स कांस्टेंट। क्या है k का मतलब, फोर्स कांस्टेंट। और x का मतलब क्या है, एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन। एक्सटेंशन या फिर कि स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुई है या फिर कंप्रेस हुई है। तो अगर मुझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना है, क्या करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव तो हमने किया है, इसको हमें डिफाइन करना है कि भाई क्या उसका फॉर्मूला, क्या मतलब हमारा डेफिनेशन क्या हो सकता है, कब लगाना है। तो जब भी स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही हो या फिर कंप्रेस हो रही हो, क्या हो रही हो, तो एक एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको हम, तो याद रखेंगे, व्हेन अ स्प्रिंग is compressed or extend, then energy stored in spring, energy stored is known as, जो एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग के कंप्रेस और एक्सटेंड होने से, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल। समझा यहाँ पे, कोई घाई नहीं है बेटा, आराम से अच्छे से लिख, घर पे ही जाना है तो वेट कर रहा है। कोई इंतजार तो नहीं लग रहा है। एक बार एक लड़की जो है एक लड़के से पूछती है, भाई हमेशा एक आदमी एक ही बार्बर पे क्यों स्टिक देता है। एक हमारा जो बार्बर सेट हो गया उसी के पास लड़का एक ही बार्बर पे स्टिक दे सकता है, लेकिन एक लड़की पे कभी भी स्टिक नहीं रहता। तो उस लड़के ने आंसर किया है क्योंकि बार्बर काटने से पहले पूछता आप चेक कर रहे हो ताकि
हाँ मैंने उसका इसका जिसका नाम लिया उसको रुकने Bye.